नमस्कार बच्चों। सर्कल चैप्टर का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देख लेते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम में ऐसा आ सकता है कि एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट से आप कितने सर्कल बना सकते हैं। तो एक पॉइंट से, जैसे इधर से एक सर्कल जा रहा है, यहाँ से एक सर्कल जा रहा है, जैसे एक पॉइंट से आप कितने सर्कल बना सकते हैं। तो आपका जवाब आना चाहिए असंख्य, इनफाइनाइट। ठीक है। एग्ज़ाम में अगर आता है दो पॉइंट है और दो पॉइंट से सर्कल कितने कितने सर्कल बन सकते हैं दो पॉइंट से, ठीक है, तो इसका भी आंसर आएगा इनफाइनाइट। क्या आएगा आंसर? इनफाइनाइट। अब इसका आंसर इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि देख लीजिए, ये सेगमेंट है, लाइन है, एक्चुअली ये पॉइंट बनाया तो सेगमेंट हो जाता है, और हम इसको परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एक रेडियस की तरह काम करता है। ठीक है, हम यहाँ पे अगर सर्कुलर का स्टील पॉइंट रखते हैं और ये दूरी लेते थे रेडियस में, ठीक है, तो ऐसा बनेगा इस सर्कल। यहाँ रखा है तो ये दूरी लिया, एक और सर्कल बना। समझ में आ रही बात? और इस लाइन पे ऐसे कितने पॉइंट्स रख सकते हैं? इस लाइन पे ऐसे इन्फिनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। इसके लिए दो पॉइंट से भी इन्फिनाइट सर्कल बनाए जा सकते हैं। और रही सवाल तीन पॉइंट की, तो तीन पॉइंट में दो प्रकार के प्रश्न हैं। तीन पॉइंट अगर लाइन में है, जिसको एक रेखीय हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में कोलिनियर बोलते हैं, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो ऐसा आप सर्कल बना ही नहीं सकते जो तीनों पॉइंट से गुजरे। नो सर्कल कैन बी। ठीक है। और अगर नॉन कोलिनियर है, अगर एक नॉन कोलिनियर है तो एक ऐसी एक कितनी सर्कल बनाई जा सकती है? सिर्फ एक ही सर्कल बनाई जा सकती है, और उसको बोलते हैं यूनिक सर्कल, क्योंकि एक ही सर्कल बनाई जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, ये सर्कल है, ये सर्कल का क्या है? सेंटर है। ये क्या हो गया? रेडियस हो गया। और ये क्या हो गया? कॉर्ड हो गया, जीवा। ठीक है। और अगर कॉर्ड सेंटर से जाती है, अगर कॉर्ड सेंटर से जाती है तो उसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड का दूसरा नाम है डायमीटर। क्या है? डायमीटर। ठीक है। फिर रेडियस और डायमीटर में फॉर्मूला क्या है? रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, या डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है। डबल बोला तो 2 से मल्टीप्लाई करने का, आधा बोला तो 2 से डिवाइड करने का। नेक्स्ट, ये सर्कल है, तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ही जगह छूती है, कितने पॉइंट पे? ओनली वन पॉइंट, एक पॉइंट पे, तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेंजेंट रेखा, और इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है। और सर्कल है, और सर्कल को दो जगह छू रही है और सर्कल के आर पार भी जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं छेदन रेखा, क्योंकि छेद के बाहर जा रही है। अंग्रेजी में बोलते हैं सीकंट। ठीक है। और जैसे आपने स्प्लिंटिंग, अपने कटिंग मशीन देखा होगा ना, मार्बल वगैरह काटते हैं, तो वो जब चलती है तो चिंगारी कैसे निकलती है? ऐसे, बराबर। और आपने चाकू धार करने वालों को भी देखा होगा, तो उसमें से पहिया चलता रहता है ऐसे, और ऐसे आपका चिंगारी निकलती रहती है। तो ये कौन सा पोजीशन है? टेंजेंट पोजीशन। कौन सा पोजीशन है? टेंजेंट। और ठीक इसी तरह जैसे कोई बॉडी अगर सर्कुलर रिवॉल्व हो रही है, ठीक है, और अगर किसी कारण से ये पुल जीरो हो जाए, तो ये बॉडी जिस पॉइंट से उसका फोर्स पुल जीरो हो जाएगा, उस पॉइंट से वो सीधा निकल जाएगी, और उस सर्कल के लिए वो पॉइंट क्या, वो लाइन क्या होगी? टेंजेंट। ये इसके एप्लीकेशन पार्ट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये दो जगह छू रहा है, ये कॉर्ड है। अगर हम सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो चलिए सेंटर का नाम दिया सी, ए और बी, ये क्यू। तो अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब ए क्यू का माप कितना होगा? जितना क्यू बी का माप होगा, उनका माप कितना होगा? पूरे ए बी का आधा होगा। ठीक है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे सर्कल है, ये सेंटर है, ये कॉर्ड है। ठीक है। और अगर इन दोनों का माप सेम है, समझो ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, तो आप क्या कह सकते हो कि ये वाली लाइन इसको परपेंडिकुलर है। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट,
फिर ये सर्कल है, ठीक है, इसको टेंजेंट थ्योरम बोलते हैं। स्पर्शरेखा त्रिज्या प्रमेय, हिंदी में टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम में क्या बता रहा है कि ये लाइन सपोज टेंजेंट है, लाइन एक टेंजेंट है और ये सेंटर है, तो ये जो रेडियस है और ये टेंजेंट है, इनके बीच में कौन सा एंगल बनता है? 90 डिग्री का। समझ आ रही बात? क्लियर है? नेक्स्ट, अब इसका उल्टा कैसे हो सकता है? ये सर्कल है, ये एक लाइन है और ये इसको परपेंडिकुलर है, तो अगर परपेंडिकुलर तो ये टेंजेंट है, उल्टा होगा तो कन्वर्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है? जैसे ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, दो सर्कल है जो दोनों को बाहर टच कर रहे हैं, तो इसमें कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है? तो बच्चे एग्जाम में सिर्फ एक लिख के आते हैं, ये एक यहाँ टेंजेंट बनी, बरोबर। फिर से एक बार ड्राइंग बना देता हूँ। एक टेंजेंट ऐसे बना और एक टेंजेंट ऐसे बना, तो टोटल कितने टेंजेंट बने? 3 टेंजेंट्स बने। ठीक है, तो उसको सही से याद रखिएगा। फिर ये सर्कल है, बाहर एक पॉइंट है, बाहर के पॉइंट से सर्कल पे कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है? 2 टेंजेंट बनाई जा सकती है बाहर के पॉइंट से। और इसमें जानने वाली फैक्ट की बात क्या है, ये समझो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं ना, ए और ये बी और ये सी, क्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो जो ए क्यू का माप होगा वही बी क्यू का माप होगा, दोनों का माप क्या होगा? सेम होगा। इस बात को आप याद रखिए। ठीक है, ठीक। और एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हो, ये सर्कल है, ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका नाम दे दिया ए, इधर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम दे दिया बी, इधर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम दे दिया क्यू। थोड़ी देर पहले आपको समझाया गया था कि ये दोनों का माप सेम होगा, बराबर। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, ये सेंटर है, तो ये रेडियस हो गया, टेंजेंट हो तो 90 डिग्री, ये सेंटर 90 डिग्री। अच्छा, रेडियस का माप सेम होगा क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, बराबर। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन बना रहा हूँ मैं, ये लाइन क्या होगी पता है? ये लाइन एक एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करेगी, कोण समद्विभाजक की तरह काम करेगी। एक रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। ठीक है, मतलब अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी आपका 30 डिग्री होगा, ये वाला एंगल। सही बात है, तो कोण समद्विभाजक की तरह काम कर रहा है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, ये सर्कल है, तो ये सेंटर हो गया। तो ये जो एंगल बना इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल। हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल के सामने जो आर्क होता है, ठीक है, ये एक आर्क है, तो इसको बोला ये माइनर आर्क हो गया। क्या हो गया? माइनर आर्क, लघु चाप। ठीक है, और ये जो आर्क हो गया ये वाला, इसको बोलते हैं मेजर आर्क, दीर्घ चाप। ठीक है, और माइनर आर्क और मेजर आर्क ये दोनों को मिला के 360 डिग्री होता है, इस बात को याद रखिए। ठीक है, और अगर कोई सर्कल है और ये सेंटर है, ये इसकी डायमीटर है, तो व्यास, तो 2 पार्ट बना है, आधा आधा बना, आर्क आधा आधा बना। ठीक है, तो आधा आधा बना, तो हर एक आधे का माप कितना होगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो जिसको आप लोग कहोगे सेमी सर्कुलर आर्क। क्या? सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क का माप 180 डिग्री होता है। ठीक है, और क्या सीखना है इसमें? देखिए, ये जो सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल का माप कितना होता है? जितना माइनर आर्क, करस्पॉन्डिंग माइनर यानी उसके सामने जो माइनर आर्क है उसका जो माप होगा। सपोज अगर ये 100 डिग्री है तो इसका माप भी 100 डिग्री होगा। क्लियर है? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। ये सेंट सर्कल हो गया। अब ये एक एंगल है, ठीक है, एंगल है,
अब इस एंगल को एक नाम, विशेष नाम दिया गया। क्यों? इसके तीनों बिंदु देखो सर्कल पे हैं, तीनों बिंदु सर्कल पे हैं। जिस एंगल के तीनों बिंदु सर्कल पे रहेंगे उसको अंग्रेजी में इंस्क्राइब्ड एंगल बोलते हैं, हिंदी में अंतर्लिखित कोण बोलते हैं। ठीक है। अब इसका खास बात क्या है, इसका कितना माप होगा? ये जितना सेंट्रल एंगल था ना, सेंट्रल एंगल, इसका जो माप होगा ना उसका आधा माप इसका होगा। जैसे ये 100 है तो ये 50 होगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? या बुक में ऐसा भी दिया है, इसका माप कितना होगा, जितना इसका होगा ना, ये आर्क का चाप का, उसका आधा होगा। और थोड़ी देर पहले आपको बताया गया कि सेंट्रल एंगल का जो माप होता है वही उसके सामने वाले छोटे आर्क का माप होता है। जैसे ये 100 है तो ये भी 100 होगा, तो 100 का आधा क्या, 50। इसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है बच्चों। थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा नहीं तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और वीडियो अगर स्लो चल रहा हो तो आप वीडियो की थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए ना सेटिंग्स में जाके। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं सर्कल हो गया, और ये हो गया आपका डायमीटर। क्या हो गया? डायमीटर। ऐसे में ये भी एक इंस्क्राइब्ड एंगल है क्योंकि इसके तीनों बिंदु सर्कल पे हैं, बरोबर। तो ये सेंट्रल एंगल है, सेंटर है ना, सेंट्रल एंगल। अब डायमीटर है, इसके लिए माप कितना हो गया? 80। तो ये माप कितना होगा? आधा ना, 90। तो एक बहुत ही साधारण सा स्टेटमेंट है, जो इंस्क्राइब्ड एंगल सेमी सर्कल के अंदर बना रहता है उसका माप कितना होता है? 90 डिग्री। आपको कोट करो तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है। नेक्स्ट और एक प्रॉपर्टी देख लीजिए। जैसे ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, ठीक है। दोनों स्क्वायर एंगल है, येलो वाला रेड वाला दोनों स्क्वायर एंगल है, दोनों के सामने सेम आर्क है ना, तो इसलिए दोनों का माप क्या होगा? सेम। अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब एक ये सर्कल है, और ज़्यादा गलत हो गया, ये एक सर्कल है और इसके अंदर मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। ठीक है। और इस क्वाड्रिलेटरल का चारों बिंदु सर्कल के ऊपर है, या आप उल्टा ऐसा समझ सकते हो कि सर्कल इस क्वाड्रिलेटरल के चारों बिंदु, चारों वर्टेक्स से होकर गुजर रहा है। तो इस क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसकी खास बात क्या है कि इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं, सम्मुख कोण होती है, वो संपूरक होती है, यानी इन दोनों को जोड़ के 180 होना चाहिए। मान लिया जाए छोटा ए है, ए छोटा बी, मतलब एंगल ए और एंगल बी जोड़ोगे तो 180 आना चाहिए। ठीक है। ठीक उसी तरह इसका माप मान लिया जाए सी है, इसका माप मान लिया जाए डी है, तो एंगल सी और एंगल डी जोड़कर 180 आना चाहिए। ठीक है। अब इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं प्रॉपर्टी को। जैसे ये आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। ठीक है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्यों? समझो एक सर्कल जा रहा है, मान लिया जाए, मान लिया मैं सर्कल नहीं बना रहा हूँ, मान लिया जाए सर्कल जा रहा है, तो इसका माप कितना होगा? जो इसका माप होगा। क्यों? कैसे? ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, ये एक्सटीरियर एंगल का माप कितना होगा? जितना उसके बाजू में जो इंटीरियर एंगल है, बाजू में अंग्रेजी में एडजेसेंट देते हैं। ठीक है। एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है, उसके सामने जो ऑपोजिट एंगल होगा उसके माप के बराबर होगा। मतलब अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। क्लियर है? अंडरस्टूड? ये एक प्रॉपर्टी था। ठीक है। अब थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स करते हैं। क्या? थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत आसान है, बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। कैसा है? जैसे ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, दोनों एक दूसरे को छू रही है ना। मान लिया जाए ये बिंदु क्या है? ए। ठीक है। और इस सर्कल का अपना कुछ सेंटर होगा, उसको बी मान लिया, इस सर्कल का कुछ सेंटर होगा क्यू। ठीक है। अब दोनों सर्कल आपस में टच कर रही है तो इसको क्या कहेंगे? टचिंग सर्कल। टचिंग सर्कल की खास बात क्या होती है? टचिंग सर्कल की खास बात ये होती है कि जिस पॉइंट पे वे दो सर्कल टच करते हैं वो और उन दोनों सर्कल का सेंटर कोलिनियर होते हैं, मतलब एक रेखीय होते हैं, जिसको बोलते हैं बी डैश ए डैश क्यू। क्लियर है?
समझ में आ गया। इसी को टचिंग सर्कल, मतलब टचिंग सर्कल सीधा सीधा एक रिजल्ट देता है कि दोनों का सेंटर और टचिंग पॉइंट कोलिनियर होते हैं, बस इतना ही है, जिससे आप क्या नॉर्मली ऐड और माइनस कर सकते हो। जैसे एग्जाम में पूछा कि ये 6 है, ये 6 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो 12 हो गया ना। लेकिन इसमें क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा हो गया तो आप 6 और 6 12 नहीं बोल सकते हैं, ये दूरी होगा। समझ में आ रही बात। तो इसके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये ड्राइंग ऐसे भी हो सकती थी, ये सर्कल है और ये एक सर्कल है, ये टचिंग पॉइंट है, ठीक है। इस सर्कल का एक सेंटर बड़े वाले का P होगा, इसका क्या होगा Q, और ये जहाँ टच हो रहा है Z, मतलब P डैश Q डैश Z तीनों एक ही लाइन में। ओके क्लियर है यहाँ तक। एक और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, दो सर्कल एक दूसरे को कितने पॉइंट पे टच हो सकते हैं, एक दो या एक दो दोनों। तो ध्यान दीजिए, ये एक सर्कल है, कितने पॉइंट पे टच हुआ, एक। ये कितने पॉइंट पे टच हुआ, एक। लेकिन जब मैं ऐसे बनाता हूँ तो बताइए कितने पॉइंट पे टच हुआ, 2 पॉइंट पर। समझ में आ रही है, क्लियर है। और एग्जाम में एक और क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं। जैसे इस सर्कुलर का स्टील पॉइंट की तरफ एक सर्कल बनाया और रेडियस बनाया और फिर एक सर्कल बनाया, तो ये सर्कल का जो सेंटर, छोटे सर्कल बड़े सर्कल दोनों का सेंटर सेम है ना, तो इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सिमिलरिटी चैप्टर में हमने टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी पढ़ा था। टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी में पढ़ा था, ट्रिपल एस पढ़ा था, एस पढ़ा था और डबल ए पढ़ा था, बराबर। तो उसी तरह टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस भी होता है, ठीक है। त्रिभुज के सर्वांग की कसौटी, तो सबसे पहला होता है ट्रिपल एस, फिर होता है एस, ठीक है, फिर होता है एस, फिर होता है एस, और होता है कर्ण भुजा कसौटी, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। एक एक चीज़ फटाफट समझा देता हूँ। ट्रिपल एस बोला तो क्या, जैसे ये दो ट्रायंगल है, इसका ये साइड इसको इक्वल है, ये साइड इसको इक्वल है, ये वाली साइड इसको इक्वल है, आपका क्या हो गया, ट्रिपल एस। ठीक है, फिर एस क्या हो गया, एस ये साइड इसको इक्वल है, ये साइड इसको इक्वल है, और उनके बीच में एंगल, बीच वाले एंगल को बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। वेरी गुड, आपने वीडियो देखा है, इंक्लूडेड एंगल। तो ये हो जाएगा एस, ठीक है। फिर ये ए ऐसे कब होगा, जैसे इधर का एंगल इसको इक्वल है, ये एंगल इसको इक्वल है, और बीच का ये साइड इक्वल है, तो इसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल, ए एस है, ठीक है। फिर ए एस क्या होगा, एंगल साइड होगा, ठीक है। जैसे ये एंगल को इक्वल है, ये एंगल को इक्वल है, और इधर वाली साइड इक्वल है, तो ये क्या हो गया, ए एस टेस्ट, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, जैसे ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये डब्बा के सामने अब्बा हाइपोटेन्यूज, ये दोनों का माप सेम है, और किसी कारण से इसका माप सेम है, तो उसका हाइपोटेन्यूज सेम है और साइड सेम है, एक साइड, तो इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। तो इस तरह आपके सारे टेस्ट कवर हो जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स यानी ऐसे 4 बिंदु, ऐसे 4 पॉइंट्स जिनसे डेफिनेटली एक सर्कल जाएगा, ठीक है। तो इसका कंडीशन कैसा है, जैसे मान लिया जाए एक सेगमेंट है ए बी, ठीक है, और एक यहाँ पे एक एंगल बना है और ये यहाँ पे एक एंगल बना है, ठीक है। और ये हो गया क्यू, ये हो गया जेड, इसका माप और इसका माप सपोज सेम है, तो आप गारंटी से ये बात कह सकते हो कि पॉइंट ए बी जेड क्यू कॉन्साइक्लिक है, मतलब एक सर्कल ऐसा डेफिनेटली बनेगा जो चारों बिंदु से होता हुआ जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में बच्चे एक चीज़ गलती कर बैठते हैं, इस बात का ध्यान नहीं देते हैं कि ये ए है, बी है। ये जो बात चालू थी वो बात ऐसी थी कि ये दो एंगल सपोज इक्वल तो है ना, यहाँ पे क्यू दिया नहीं, इक्वल तो है, लेकिन शर्त ये है कि दोनों एंगल, ये जो लाइन दिख रही है इसके एक ही तरफ होनी चाहिए, चाहे दोनों एंगल नीचे की तरफ हो, चाहे दोनों एंगल इसके जैसा ऊपर की तरफ, एक ऊपर एक नीचे रहेगा तो ये वाला थ्योरम काम करता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एक बहुत डायरेक्ट सा सवाल है, एग्जाम में आ जाता है, बहुत डायरेक्ट सा है, इजी भी है, ठीक है। ए बी सी डी, अगर आपसे पूछा गया कि इस एंगल का माप कितना है, तो आप बोलोगे इस एंगल का माप इस एंगल के माप को सेम है,
क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, हिंदी वाले बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका माप कितना होगा तो आप क्या करोगे? चाप ए बी का माप और चाप सी डी यानी आर्क ए बी और आर्क सी डी दोनों के माप को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो आपको इसका माप मिल जाएगा। अगर आपसे पूछा गया है कि इसका माप कितना है तो आप बोलोगे इसका माप और इसका माप सेम है। और इसका माप कितना है तो इसके सामने कौन सा आर्क है? ए डी। तो ए डी की लंबाई, ए डी का जो माप है मेजर, जिसको जो डिग्री में मिलेगा, और बी सी की जो माप होगा, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक प्रकार का प्रश्न और बनता है, एक प्रकार का प्रश्न और है। ठीक है, वो भी बहुत सिंपल सा होता है, बहुत सिंपल है। मैं सिंपल क्यों कर रहा हूँ क्योंकि एक वीडियो को एक दो बार देखिए, सही में आपको सिंपल लगेगा। ठीक है, खाली नज़रिया आप बदल दो क्वेश्चन को देखने का। तो ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया ए और ये हो गया जेड। तो ये एंगल का माप कितना है? ये जो ई पे जो एंगल बना ना ये है, ये एंगल का माप कितना है? तो क्या करना है, ये जो बी डी का माप है, बी डी, उसमें से ए जेड का जो माप होगा वो घटा दो और फिर 2 से डिवाइड कर लो। ठीक है, सिंपल। और प्रॉब्लम सेट में से, प्रकीर्ण प्रसंग्रह में से, प्रॉब्लम सेट 3 प्रकीर्ण प्रसंग्रह में से जो रिक्त स्थान है इसमें से 9वां रिक्त स्थान आप कर लो। हाँ, मैं समझा नहीं रहा हूँ, उसमें से कर लिए, मैंने समझाया हुआ है। अभी लास्ट एक डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जैसे ये बाहर वाला जो ड्राइंग है ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। इसके नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, और एक सर्कल है ऐसे। ठीक है, ये सर्कल साइक्लिक नहीं है, क्योंकि साइक्लिक कब बोलते हैं? जब तीनों बिंदु से ऊपर गुजरती है। साइक्लिक कब बोलते हैं? जब सर्कल ऐसे तीनों बिंदु से होकर जाती है, तब साइक्लिक नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अभी क्या होता है, जैसे आप इसमें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, इसका माप, इसका माप, इसका माप, इसका माप सेम होता है। क्लियर है? कंडीशन क्या है? ये बाहर का पैरेललोग्राम है, बाहर का पैरेललोग्राम है। ठीक है, और इसका माप, इसका माप, इसका माप और इसका माप सेम होता है। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो। तो एग्जाम में क्या करते हैं, इसका माप दे देंगे समझो 3.5 और इसका माप दे दिया आपको 4.5, और आपसे पूछा है डीसी का माप कितना होगा। ठीक है, या पूछ लेंगे कि एडी का माप कितना होगा। तो एडी का माप कितना होगा? ये 3.5, ये 4.5, तो ये भी 4.5, तो कुल मिला के कितना होगा? 8। डायरेक्ट आंसर लीजिए। ठीक है, इस तरह सारे कंसेप्ट मैंने कवर कर लिए। इसके बाद आप इसको गो करके टेक्स्ट बुक के सम्स देख लो या लॉजिक के एमसीक्यूज देख लो, सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।